हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आई क्यू। स्टडी आई क्यू के इस वीडियो में तीसरे हफ्ते के यानी कि 14 तारीख से, और आज 21 तारीख अभी खत्म होने वाली है, तो 14 से 21 तारीख तक मैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कवर करूंगा। जो क्वेश्चन का नंबर है लगभग 155 के आसपास है, और मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ वीडियोज़ के अंदर, क्योंकि एक तो ये वीडियोज़ लोकप्रिय बहुत हैं। जितने भी एग्जाम है सब में ये वीडियोज़ काम आते हैं, ना सिर्फ एसएससी, बैंकिंग, क्लैट या फिर टीचर के एग्जाम होने वाले हैं, केंद्रीय विद्यालय के, सी टेट, कोई भी ऐसा एग्जाम जिसमें करंट अफेयर आते हैं, जी के क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो यूपीएससी हो, स्टेट पीएससी एग्जाम हो, सब में ये करंट अफेयर आपको यूजफुल होंगे। इसीलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करूंगा, जिससे कोई क्वेश्चन छूट ना जाए और एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इस वीडियो से आए। और आप फेसबुक पर मुझे फॉलो कर सकते हैं, www.facebook.com/गौरव गर्ग एजुकेशन। ये यूआरएल आपको अपने ब्राउज़र में टाइप करना है और आप मेरे पेज पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। कुछ नई पेन ड्राइव्स हम लॉन्च कर रहे हैं। क्लैट की पेन ड्राइव ये 10 तारीख को लॉन्च होगी। अगर आप इसे 10 नवंबर को लॉन्च होगी। अगर आप इसे प्री बुक करते हैं तो आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा। याद रखिए, अभी दिवाली से दशहरा तक हमारा डिस्काउंट चल रहा है, 25% डिस्काउंट चल रहा है, लेकिन वो सिर्फ 30 तारीख तक उपलब्ध होगा। तो बस 9 दिन और बचे हैं, फिर वो डिस्काउंट उपलब्ध नहीं होगा। इसलिए आपको अगर कोई भी कोर्स का पेन ड्राइव लेना है, जैसे एसएससी, बैंक पीओ, आईबीपीएस, क्लर्क, तो आप ये पेन ड्राइव कोर्स उपलब्ध करवा सकते हैं। दूसरी बात, हम सी टेट, केंद्रीय विद्यालय का एग्जाम, और DSSB यानी कि जो टीचर बनने के लिए जो कई एग्जाम होते हैं, इनके लिए भी पेन ड्राइव लॉन्च कर रहे हैं। और सी टेट के लिए लॉन्च होगी 1 नवंबर को। KVS के लिए, क्योंकि इसका एग्जाम आने वाला है, हम कोशिश करेंगे 5 नवंबर तक लॉन्च करने की, और DSSB के लिए भी 5 तारीख तक लॉन्च करने की। इनमें खासकर जो चाइल्ड साइकोलॉजी, चाइल्ड डेवलपमेंट, टीचिंग मेथोडोलॉजी, इन टॉपिक्स पर विशेष ध्यान दिया गया है। इन पेन ड्राइव्स में ये जो टॉपिक हैं ये तैयार किए हैं मिसेस मोना ने, जो दिल्ली की बहुत ही जानी मानी चाइल्ड साइकोलॉजी, चाइल्ड डेवलपमेंट और टीचिंग मेथोडोलॉजी की टीचर हैं। क्लैट में जो लीगल पार्ट है वो तैयार किया है मशहूर लॉयर और टीचर आयुष संघी ने। CDS की पेन ड्राइव, इसमें थोड़ा सा समय लगेगा, CDS में अभी हम लॉन्च नहीं कर पाएंगे। NDA की पेन ड्राइव लॉन्च होगी 1 दिसंबर को। अगर आप कोई भी पेन ड्राइव हमारी लेना चाहते हैं तो आपको ये नंबर डायल करना होगा, और gaurav.studyiq@gmail.com पर भी आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। अगर आप किसी पेन ड्राइव का फीडबैक देखना चाहते हैं तो हमारे फेसबुक पेज पर जा सकते हैं, वहाँ बहुत सारे फीडबैक आपके साथ एकदम ऑनेस्ट फीडबैक शेयर किए जाते हैं। या फिर आप किसी थर्ड पार्टी फोरम पे जा सकते हैं, आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं और पेन ड्राइव का फीडबैक पढ़ सकते हैं। तो चलिए, अब मैं ज़्यादा विलंब ना करते हुए शुरू करता हूँ। हिंदी भाषा में मैं वीडियो आप तक लेकर आऊँगा, अंग्रेजी भाषा का वीडियो भी कुछ ही घंटों बाद उपलब्ध होगा। तो पहला सवाल ये है कि 2016 का वुमेन ऑफ इंडिया फेस्टिवल इनमें से कौन से शहर में आयोजित किया गया? 2016 का जो वुमेन ऑफ इंडिया फेस्टिवल है, ये कौन से शहर में आयोजित किया गया? इस फेस्टिवल को लॉन्च किया मेनका गांधी ने। मेनका गांधी जो बीजेपी की सांसद हैं और यूनियन मिनिस्टर हैं वुमेन और चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए। तो वुमेन और चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए कैबिनेट मिनिस्टर हैं मेनका गांधी। इन्होंने लॉन्च किया ये फेस्टिवल, और ये फेस्टिवल हुआ दिल्ली हाट में, नई दिल्ली में। सो आंसर है न्यू दिल्ली। ये जो फेस्टिवल था 10 दिवस तक चला, और इसके अंदर जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं जो महिलाओं ने तैयार किए हैं, उनके सिलेक्शन पर जोर दिया गया। इनमें से वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे का थीम क्या था? इस बार जो वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे मनाया गया, तो वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे कब मनाया जाता है? 14 अक्टूबर को। अक्टूबर एक ऐसा महीना है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा ऐसे दिन हैं जो एग्जाम में आते हैं कि इस अक्टूबर को कौन सा दिन होता है। तो इस तरह के बहुत सारे मैंने पिछले 2 वीडियोस में कवर किए थे, और कुछ इस वीडियो में भी कवर करूंगा। 14 अक्टूबर को मनाया जाता है 2016 का वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे, और हर साल मनाया जाता है। ये मनाया जाता है इसलिए कि जो भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं, यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय मापदंड हैं, उनके हिसाब से प्रोडक्ट्स की जो गुणवत्ता है उस पर ध्यान दिया जाए, और उसके साथ एक उसकी अवेयरनेस फैलाई जाए। इस बार इसका जो थीम था वो था स्टैंडर्ड्स बिल्ड ट्रस्ट, यानी कि अगर सही प्रोडक्ट के स्टैंडर्ड होते हैं तो उसी से ही विश्वास पैदा होता है। शालिया अहमदजाई बलोच नाम की एक बहुत अच्छी खिलाड़ी, इनफैक्ट ये स्ट्राइकर थी, काफ़ी गोल ये दागती थी, लेकिन इनका एक कराची में कार दुर्घटना में अभी अभी निधन हो गया। आपको बताना है इनका नाम क्या था। मात्र 20 वर्ष की ये थी, 1996 में इनका जन्म हुआ था। बहुत ही अच्छी खिलाड़ी थी, बहुत ही अच्छी स्ट्राइकर थी ये। और इनका आपको ये इनका नाम है शायला अहमदजाई बलोच। तो आपसे सवाल ये पूछा है कि ये किस देश की फुटबॉल खिलाड़ी थी? तो ये फुटबॉल खिलाड़ी थी पाकिस्तान की, पाकिस्तान की। सो वैसे भी नाम में बलोच है, तो इससे भी आपको एक हिंट हो जाना चाहिए, या तो फिर पाकिस्तान ऑप्शन में बसता है या अफगानिस्तान। तो इससे भी आप थोड़ा सा अंदाज़ा लगा सकते हैं।
शंघाई मास्टर्स, बात हो रही है टेनिस की। शंघाई मास्टर्स का टेनिस खिताब किसने जीता? शंघाई मास्टर्स फाइनल किसने जीता? शंघाई मास्टर को इस बार जीता एंडी मुरे ने। एंडी मुरे। एंडी मुरे स्कॉटलैंड के खिलाड़ी हैं। कई बार आपको हो सकता है ऑप्शन में स्कॉटलैंड ना मिले, तो फिर आप स्कॉटलैंड की जगह मार्क कर सकते हैं ब्रिटेन या यूनाइटेड किंगडम, जो भी ऑप्शन में उसी हिसाब से आप मार्क कर सकते हैं। नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच जो खिलाड़ी हैं ये सर्बिया के हैं। ये खिलाड़ी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। रॉजर फेडरर हैं स्विट्जरलैंड के और राफेल नडाल हैं स्पेन के। चारों ही महान खिलाड़ी हैं। इस बार पहली बार पिछले 13 सालों में रॉजर फेडरर और राफेल नडाल शुरू के 4 खिलाड़ियों की लिस्ट से बाहर इनका नाम हो गया और इनकी जगह ली निशिकोरी ने और जो स्विट्जरलैंड के दूसरे खिलाड़ी हैं वावरिंका, उन्होंने। तो यानी कि रॉजर फेडरर और राफेल नडाल का जो कैरियर है अब वो खत्म होता नजर आ रहा है। इनमें से कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें एक्सीलेंस इन टेक्निकल इनोवेशन के लिए सम्मानित किया गया इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ ऑटोमेशन द्वारा? इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ ऑटोमेशन द्वारा एक ये पुणे स्थित रिसर्चर हैं, इनोवेटर हैं और इनका नाम है सतीश पाठक। सतीश पाठक। इनको ये पुरस्कार इसलिए दिया गया क्योंकि इन्होंने अपना अनुसंधान किया, रिसर्च किया डिजिटल कंट्रोल्ड वॉल्व फॉर प्रेसाइज लिक्विड डिस्पेंसिंग बाय ग्रेविटी फ्लो में। तो इसके लिए इन्हें दिया गया इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ ऑटोमेशन द्वारा ये विशिष्ट सम्मान। ब्रिक्स बिम्स्टेक की जो समिट है वो कहां पर हुई? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिम्स्टेक क्या होता है? बंगाल की खाड़ी के आसपास जो देश हैं वो बिम्स्टेक का हिस्सा है, जैसे थाईलैंड, जैसे म्यांमार, जैसे जैसे नेपाल। और जो ब्रिक्स है इसमें तो आप जानते हैं 5 देश हैं। और बिम्स्टेक इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो अब जो सार्क है, सार्क काम नहीं कर रहा है, तो हमें अब सार्क पे डिपेंड नहीं होना, हमें पाकिस्तान को बायकॉट करना है। लेकिन पाकिस्तान के अलावा जो सार्क में हमारे दूसरे मित्र हैं उनके साथ हम बिम्स्टेक में मिल सकते हैं। तो सार्क के 5 मेंबर हैं जो बिम्स्टेक में हैं। मालदीव, अफगानिस्तान और पाकिस्तान नहीं है, बाकी सारे मेंबर बिम्स्टेक के अंदर हैं। और एक है बीबीआईएन। बीबीआईएन बोलते हैं भूटान, बांग्लादेश, इंडिया और नेपाल को। तो ये भी एक समूह है। तो अब हमें सार्क के अलावा जो बाकी संगठन हैं उन पर ध्यान देना चाहिए, इसीलिए हमने इनवाइट किया इस बार ब्रिक्स बिम्स्टेक को। और ब्रिक्स के अंदर हम आतंकवाद पे ज्यादा बात नहीं कर पाए, खासकर पाकिस्तान को रिलेटेड, लेकिन ब्रिक्स बिम्स्टेक ने उस पर चर्चा की। तो ये समिट हुई गोवा के अंदर। और ब्रिक्स समिट पे एक मेरा बहुत ही विशिष्ट, बहुत ही खास वीडियो है जिसमें मैंने प्रॉपर एनालिसिस दिया है, वो आप जरूर देखिए। इनमें से किस व्यक्ति को डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड बनाया गया है, नियुक्त किया गया है? तो इसको शॉर्ट में कई बार ऐसे भी लिख देते हैं डीजीएफटी, यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। किसे चुना गया है, किसे नियुक्त किया गया है? ये 1984 बैच के आईएएस ऑफिसर है, इनका नाम है अजय कुमार भल्ला। अजय कुमार भल्ला इज द आंसर। अगला सवाल, वर्ल्ड साइट डे 2016, इस बार इसका थीम क्या था? साइट बोलते हैं देखने की शक्ति को। वर्ल्ड साइट डे 2016 का जो इस बार थीम था वो था स्ट्रॉन्गर टुगेदर। बहुत कम लोग ये जानते हैं कि दुनिया में जो ऐसे लोग हैं जो देख नहीं सकते, विजुअली इंपेयर्ड हैं, दिव्यांग हैं, दृष्टिहीन हैं, उनका नंबर बढ़ता जा रहा है, खासकर डायबिटीज की वजह से। अमेरिका में हर साल डायबिटीज यानी मधुमेह से लाखों लोगों की आंखों की रोशनी चली जाती है। और इस तरह के और भी बहुत सारे मुद्दे इस कॉन्फ्रेंस में डिस्कस किए गए, इनके बारे में जागरूकता फैलाई गई। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल मनाया जाता है वर्ल्ड साइट डे 13 अक्टूबर को। ये भी सवाल आ सकता है, हालांकि अभी तक एग्जाम में नहीं पूछा गया है, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो 13 अक्टूबर को हर साल मनाया जाता है वर्ल्ड साइट डे। इनमें से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक लिखी गई है जिसका नाम है जिहाद इन माई सैफरन गार्डन। जिहाद का मतलब होता है जब आप किसी चीज को पाने के लिए जब आप उसमें जोर लगाते हैं, आप उसमें स्ट्रगल करते हैं, स्ट्राइव करते हैं, उसको जिहाद बोलते हैं। तो जिहाद इन माई सैफरन गार्डन नाम की किताब किस लेखिका ने लिखी है? 4 ऑप्शन है। इस किताब को लिखा है डॉक्टर रॉक्सी अरोड़ा ने। डॉक्टर रॉक्सी अरोड़ा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। अब आपके लिए एक सवाल, अरुंधति रॉय। अरुंधति रॉय लगभग 20 सालों के बाद अपनी एक किताब लिख रही हैं, उस किताब का नाम क्या है? जब भी मैं करंट अफेयर के वीडियो बनाता हूं तो इस दौरान मैं आपसे 4 से 5 सवाल जरूर पूछता हूं। तो अगर आप ज्ञान रखते हैं, करंट अफेयर में इंटरेस्ट लेते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। आज का पहला सवाल, अरुंधति रॉय एक किताब लिख रही हैं जो 2017 में लॉन्च होगी, इस किताब का नाम क्या है? अभी अभी इनमें से किस व्यक्ति को यंग साइंटिस्ट स्कॉलरशिप अवार्ड मिला है आईएएफपी की तरफ से? आईएएफपी की तरफ से इनमें से किस साइंटिस्ट को मिला है यंग साइंटिस्ट स्कॉलरशिप अवार्ड? और ये एक भारत के साइंटिस्ट हैं, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। इनको जो ये अवार्ड मिला वो मिला एक्टिव पैकेजिंग फॉर ऑक्सीजन सेंसिटिव फूड प्रोडक्ट्स के लिए।
यानी कि जो ऑक्सीजन की वजह से यानी हवा लगने से जो खाद्य पदार्थ खराब हो जाते हैं उस पर इन्होंने रिसर्च किया। इनका नाम है कुंडलिक गायकवाड़, कीर्तिराज कुंडलिक गायकवाड़। भारत ने इनमें से किस देश के साथ अभी अभी एक एग्रीमेंट साइन किया है, बाइलेटरल एग्रीमेंट, एक द्विपक्षीय एक करार अनुबंध किया है एक एग्रो इररेडिएशन सेंटर को डेवलप करने के लिए। एग्रो इररेडिएशन सेंटर बनाया जाएगा। कौन देश इसमें भारत की मदद करेगा? ये देश है हमारा ऑल वेदर फ्रेंड रशिया। रशिया से हम S-400 भी खरीद रहे हैं, जो हमारे और अगर कोई हेलीकॉप्टर से अटैक करेगा या क्रूज मिसाइल या बैलिस्टिक मिसाइल या किसी भी तरह की हवाई अगर हमारे ऊपर अटैक होगा तो S-400 हमें बचा पाएगा। 30,000 करोड़ की डील हमने साइन की है रशिया से, और ये हुआ जो हमारा बाइलेटरल हुआ था एट द साइड लाइन्स ऑफ द ब्रिक्स समिट, उसके अंदर। S-400 पे भी हमारे जो फैकल्टी हैं और मेरे स्टूडेंट प्रशांत धवन, उन्होंने एक बहुत अच्छा वीडियो बनाया जिसमें उन्होंने बताया S-400 के बारे में, आप उसे देख सकते हैं। इनमें से कौन सा राज्य है जो मदरहुड वीक बना रहा है, यानी इसमें जो मदर से रिलेटेड, बच्चों से रिलेटेड जो मुद्दे हैं, जो इन्फेंट होते हैं उससे रिलेटेड जो मुद्दे हैं उन पर चर्चा की जाएगी। जब भी कोई बच्चा जन्म लेता है, आप जानते हैं कि जो आज भी जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है वो बहुत ज़्यादा है, और जो ब्रेस्ट फीडिंग है, जो मदर जो बच्चे को दूध पिलाती है, उससे 50% तक इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम की जा सकती है। इस तरह के और भी मुद्दे, इस तरह की जो ये सेफ मदरहुड वीक है उसमें डिस्कस किए जाएंगे। तो आपको बताना है कौन सा राज्य इसे मना रहा है। ये मनाया जा रहा है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, और उत्तर प्रदेश बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, बहुत ज़्यादा राजनीतिक हरकतें यहाँ पर हो रही हैं, चुनाव होने वाले हैं। कल ही कांग्रेस की एक पूर्व लीडर रीता बहुगुणा जोशी ने भी बीजेपी को ज्वाइन किया है, तो देखना होगा उत्तर प्रदेश में किस तरह से इलेक्शंस प्ले आउट होते हैं। इनमें से कौन सा देश है जिसने चाइना के वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव को ज्वाइन किया है औपचारिक तौर पर? वन बेल्ट वन रोड, इस पे डॉक्टर महिपाल सिंह राठौर ने एक बहुत ही अच्छा वीडियो बनाया है, आप उसको देख सकते हैं। वन बेल्ट वन रोड चाइना का एक इनिशिएटिव है जो चाइना को यूरोप से, सेंट्रल एशिया से कनेक्ट करेगा, दुनिया के बाकी देशों से कनेक्ट करेगा, जिससे चाइना वर्ल्ड में जो चाइना का एम है स्ट्रांग बनने का वो पूरा हो पाएगा। इतना ही नहीं, जो सीपैक है वो भी वन बेल्ट वन रोड का ही हिस्सा है। ये देश है बांग्लादेश। बांग्लादेश ने ज्वाइन किया चाइना का OBOR। इनमें से भारत ने एक ऐसी गैस है जिसे खत्म करने का निर्णय लिया है 2030 तक, यानी कि भारत में ये गैस 2030 तक पूरी खत्म हो जानी चाहिए, इसका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। इस गैस की जो प्रोडक्शन है वो भी खत्म हो जानी चाहिए। तो हमें क्योंकि अब हमारे ऊपर जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं, क्योंकि हमने जो पेरिस एग्रीमेंट है COP21 उसे रेटिफाई कर दिया है। तो भारत दुनिया में चौथे नंबर पे वातावरण को सबसे ज़्यादा प्रदूषित करता है, ये भी आपको याद रखना है। 4% दुनिया में जितना भी प्रदूषण होता है, जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन होता है, वो भारत करता है। तो भारत को केयरफुल रहना होगा। और ये जो गैस है जो भारत एलिमिनेट करना चाह रहा है, ये है HCF23। ये एक ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस गैस का मतलब होता है जो ओजोन लेयर पे खतरा करती है, हमारी धरती का तापमान बढ़ाती है और ग्लोबल वार्मिंग का जो लेवल है उसे बढ़ाती है। तो HCF बोलते हैं हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी अभी उद्घाटन किया शौर्य स्मारक का। शौर्य स्मारक कहां पर किया? शौर्य स्मारक का उद्घाटन इन्होंने किया मध्य प्रदेश के अंदर। और अगर पूछे मध्य प्रदेश में कहां, तो मध्य प्रदेश में एरिना हिल्स भोपाल, मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। तो ये शौर्य स्मारक है जो हमारे जो भी हमारे आर्म्ड फोर्सेस के हीरोज हैं उनके शौर्य को दिखाएगा, उनके वैलर ब्रेवरी को दिखाएगा। मध्य प्रदेश के अंदर इसका उद्घाटन हुआ। इनमें से कौन सा ऐसा देश है जिसने संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसी यूनेस्को, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर पेरिस में है, उसके साथ कॉपरेट करने से मना कर दिया? ये कौन सा देश है? और जो इजराइल पैलेस्टाइन इशू है वो इसमें काफ़ी फ्रंट पे रहा। इस देश ने एक्यूज़ किया यूनेस्को को साइड्स लेने के लिए और फाइनली मना कर दिया कॉपरेट करने के लिए। ये देश है इजराइल। भारत का और अमेरिका का बहुत अच्छा दोस्त है इजराइल। इजराइल के अंदर रहते हैं ज्यूज़, और इजराइल की जो राजधानी है वो है जेरूसलम। कई जगह आप पढ़ेंगे इजराइल की राजधानी तेल अवीव दी होती है, तो आप एग्ज़ाम के हिसाब से जेरूसलम याद रख सकते हैं। और इजराइल के बहुत फेमस लीडर हैं नेतान्याहू, ये भी आपको याद रखना है। नेतान्याहू इजराइल के प्रधानमंत्री हैं, नेतान्याहू। नेक्स्ट क्वेश्चन, ICICI बैंक जो भारत का सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक है, ICICI बैंक ने अपनी रिटेल शाखा के लिए अपना हेड
किसे बनाया है? आईसीआईसीआई बैंक के जो ओवरऑल हेड हैं, जो सीईओ हैं, उनका नाम है चंदा कोचर। ये महिला हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये महिला, चंदा कोचर। लेकिन रिटेल डिवीजन के लिए जो नए हेड हैं वो हैं अनूप बागची। और अनूप बागची कौन है? अनूप बागची आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के एमडी और सीईओ हैं अभी, लेकिन अब इनकी नई पोस्ट होगी आईसीआईसीआई बैंक रिटेल डिवीजन के नए हेड। इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वुमेन, जो रूरल वुमेन है उनके सशक्तिकरण के लिए, अवेयरनेस फैलाने के लिए मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वुमेन। आपको बताना है इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वुमेन का थीम क्या था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वुमेन हर साल मनाया जाता है 15 अक्टूबर को। 2008 में मनाना हमने शुरू किया था, पहला अंतर्राष्ट्रीय दिवस रूरल वुमेन के लिए मनाया गया था 2008 15 अक्टूबर, और इस बार भी मनाया गया। इस बार इसका थीम था क्लाइमेट इज चेंजिंग, फूड एंड एग्रीकल्चर मस्ट डू, यानी कि जलवायु परिवर्तन हो रहा है, जलवायु बदल रही है, खाद्य और कृषि को भी उसी हिसाब से बदल जाना चाहिए। एक बात और, ये थीम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वर्ल्ड फूड डे का भी थीम था इस बार। बहुत कम ऐसा होता है जब 2 दिवस के थीम एक ही होते हैं, लेकिन वर्ल्ड फूड डे का भी थीम यही था और इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वुमेन का थीम भी यही था। कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस जो संगठन है, इसमें 53 देश हैं। कौन सा ऐसा देश है जिसने ये डिसाइड किया कि वो कॉमनवेल्थ को क्विट कर रहा है? क्विट कर रहा है, कौन से देश ने कॉमनवेल्थ से बाहर हो जाने का निर्णय लिया? ये देश है मालदीव्स। मालदीव्स। वर्ल्ड फूड डे हर साल मनाया जाता है 16 अक्टूबर को, वर्ल्ड फूड डे। और 16 अक्टूबर को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि वर्ल्ड फूड डे एफएओ यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर है रोम के अंदर, उसको मनाने की कॉमेमोरेशन में मनाया जाता है। तो इस बार इसका थीम था क्लाइमेट इज चेंजिंग, फूड एंड एग्रीकल्चर मस्ट डू। जैसा मैंने बताया, ये थीम 2 दिनों का कॉमन था, इंटरनेशनल जो दिवस था रूरल वुमेन के लिए उनके लिए, और वर्ल्ड फूड डे इसके लिए। वर्ल्ड फूड डे 16 अक्टूबर को होता है और जो महिलाओं के लिए इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वुमेन होता है वो 15 अक्टूबर को होता है। इनमें से कौन सी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की है सरस्वती नदी के ऊपर? और मैं बता देता हूं कि ये रिपोर्ट में क्या लिखा गया है। इन्होंने कहा है कि सरस्वती जो नदी है वो असली में थी और उसका ओरिजिन भी ट्रेस किया जा सकता है। तो सरस्वती नदी के ऊपर, जैसे कहते हैं गंगा जमुना सरस्वती, तो कई लोगों का ये कहना था कि सरस्वती नदी असली में नहीं थी, लेकिन सिर्फ कहानियों में थी। लेकिन अब ये इस कमेटी ने जो रिपोर्ट दी है उसमें कहा है कि सरस्वती नदी असली में थी और इसका जो ओरिजिन है वो भी ट्रेस किया जा सकता है। इस कमेटी का नाम है प्रोफेसर के.एस. वाल्दिया कमेटी। के.एस. वाल्दिया कमेटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस कमेटी ने कहा है कि सरस्वती नदी असली में थी। इनमें से कौन से भारतीय बॉक्सर हैं जिन्होंने अभी अभी 2016 का WBC एशिया वेल्टरवेट टाइटल जीता है? WBC एशिया वेल्टरवेट टाइटल, ये इनका दूसरा प्रोफेशनल टाइटल है। इनका नाम है नीरज गोयात। नीरज गोयात, इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के बेन काइट को हराया नई दिल्ली के अंदर। सो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन्होंने, इनका जो पहला टूर्नामेंट था उसमें इन्होंने हराया था फिलीपीन के नेल्सन गल्पे को, और नीरज पहले ऐसे बॉक्सर बन गए हैं भारत के जिन्होंने अपना जो टाइटल है वो डिफेंड किया है। वर्ल्ड स्टूडेंट डे, जो बच्चों के लिए, जो स्टूडेंट्स के लिए जो दिवस होता है वो किस दिन मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो स्टूडेंट्स के लिए होता है वो मनाया जाता है हर साल 15 अक्टूबर को। यस, उसी दिन जिस दिन इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वुमेन होता है, 15 अक्टूबर को। और ये क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन एक बहुत महान भारतीय का जन्मदिन होता है। आज का दूसरा सवाल, किस महान भारतीय का जन्मदिन होता है 15 अक्टूबर को? हम सबके लिए एक इंस्पिरेशन है वो, और उनका जन्मदिन होता है 15 अक्टूबर को, इसीलिए मनाया जाता है वर्ल्ड स्टूडेंट डे। एक किताब है जिसका नाम है हाफ ऑफ व्हाट आई से। हाफ ऑफ व्हाट आई से, इस किताब को कौन से भारतीय ने लिखा है? ये पॉलिटिकल और समाज और राजनीति से रिलेटेड प्रेरित ये किताब है। इसको लिखा है अनिल मेनन ने। अनिल मेनन। इनमें से कौन सा देश है जिसके साथ भारत एक कोलैबोरेशन कर रहा है, एक एग्रीमेंट कर रहा है अपने प्रोजेक्ट्स के लिए, खासकर रेल कनेक्टिविटी को सुधारने के लिए? और रेल कनेक्टिविटी से जो भारत के पोर्ट हैं, यानी भारत के जो बंदरगाह हैं, उसमें रेल कनेक्टिविटी इंप्रूव करने के लिए कौन से देश के साथ भारत प्रतिबद्ध है? उन्होंने एक अनुबंध किया है। ये देश है जर्मनी। भारत ने जापान के साथ बुलेट ट्रेन बनाने के लिए अनुबंध कर रखा है और जर्मनी से रेल कनेक्टिविटी ऑफ इंडियन पोर्ट्स को इंप्रूव करने के लिए ये साइन किया गया है। 1 लाख करोड़ रुपए इसमें खर्च किए जाएंगे। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2016, ये एक भारत के कौन से शहर में आयोजित किया गया?
राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव। इनफैक्ट ये अभी भी चल रहा है, 15 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक ये होगा, इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स में, यानी कि नई दिल्ली के अंदर। सो आंसर है नई दिल्ली। इस फेस्टिवल के अंदर जितने भी हमारे आर्ट हैं, पेंटिंग है, फोटोग्राफी है, डांस है, सब पर फोकस किया जाएगा। इनमें से कौन सा बैंक है जिसने एमिरेट्स एनबीडी के साथ मिलकर, एमिरेट्स एनबीडी मध्य पूर्व यानी मिडल ईस्ट का एक बहुत प्रसिद्ध बैंक है, इस बैंक के साथ मिलकर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का कौन सा बैंक है जिसने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज करके अपना पहला ट्रांजैक्शन किया है, और यह भारत का पहला बैंकिंग ट्रांजैक्शन है जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की मदद से किया गया। भारत ने ये एमिरेट्स एनबीडी बैंक के साथ मिलकर किया है। एमिरेट्स एनबीडी मध्य पूर्व का, मिडल ईस्ट का बहुत फेमस बैंक है। ये बैंक है आईसीआईसीआई बैंक। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ने इनमें से कौन सा फोन है जो एरोप्लेन्स के अंदर, फ्लाइट्स के अंदर बैन कर दिया है, क्योंकि इस फोन के अंदर आग लग सकती है, और इस कंपनी ने शर्मिंदा होकर अपने ये सारे फोन वापस बुला लिए हैं। इस फोन का नाम है सैमसंग गैलेक्सी नोट 7। सैमसंग गैलेक्सी नोट 7। बहुत सारे ऐसे केसेस हुए जिसमें सैमसंग गैलेक्सी नोट 7 ने आग पकड़ ली और वो फट गए। सैमसंग कंपनी है साउथ कोरिया की, सैमसंग, एलजी, ह्यूंडई, ये सब साउथ कोरिया की कंपनी है। इनमें से कौन से देश के साथ भारत ने एक डिफेंस डील साइन की है? इस देश से भारत S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदेगा, जिसको नाम दिया गया है ट्रायम्फ। इसमें और भी जैसे कॉमोव एक हेलीकॉप्टर होते हैं, कॉमोव, इनकी जो जॉइंट फैसिलिटी है वो भी भारत बनाएगा मेक इन इंडिया के तहत। ये देश है रशिया, और रशिया के जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं पुतिन, जो भारत ब्रिक्स समिट के लिए आए थे। इनमें से रशिया की सबसे बड़ी तेल की कंपनी, रशियन जायंट, वहां की सरकारी कंपनी है, पीएसयू है वहां की, रोजनेफ्ट। इसने भारत की कौन सी कंपनी खरीद ली है? 98% शेयर खरीद लिए हैं इस कंपनी के। कर्ज में डूबी हुई भारत की यह कंपनी थी। इसका नाम है एसआर ऑयल। एसआर ऑयल। इसके अंदर 91,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया गया है। ब्रिक्स अंडर 17 फुटबॉल टूर्नामेंट हुआ, ये किस कंट्री ने जीता? ब्रिक्स अंडर 17 फुटबॉल टूर्नामेंट, 5 देश ब्रिक्स के इन्होंने हिस्सा लिया, ये जीता ब्राजील ने। ये जीता ब्राजील ने, और ब्राजील ने फाइनल में हराया साउथ अफ्रीका को 5-1 से। वेलवोलिन कमिंस इंडिया कंपनी का नया ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना गया है? नए ब्रांड एम्बेसडर कौन होंगे वेलवोलिन कमिंस इंडिया के? ये है भारत के टेस्ट कैप्टन विराट कोहली। विराट कोहली। 2016 इंडिया इंटरनेशनल निट फेयर भारत के कौन से राज्य में आयोजित किया गया? निट फेयर ये एक अंतर्राष्ट्रीय फेयर है, और इसके अंदर जो कपड़े हैं उसके ऊपर प्रदर्शनी की गई। समर कलेक्शन, ये 3 दिवस तक चला। 19, 20 और 21 अक्टूबर को ये आयोजित किया गया तिरुपुर, तमिलनाडु में। तमिलनाडु, और जिस जगह पे आयोजित किया गया उसका नाम है तिरुपुर। बहुत सारे देशों ने इसमें हिस्सा लिया, जैसे साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, दुबई, यूके, यूएसए एटसेट्रा। भारत के हाई कोर्ट ने सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट को ये हिदायत दी है। तो अब क्वेश्चन ये है कि कौन से राज्य के हाई कोर्ट ने सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट को हिदायत दी है कि वो जो भगोड़े बिजनेसमैन है विजय माल्या, उनका जो प्राइवेट एयरक्राफ्ट है उसकी नीलामी दोबारा करेगी, और उसको 15 दिसंबर तक की डेडलाइन दी गई है। तो ये निर्णय कौन से हाई कोर्ट ने लिया? ये निर्णय लिया बॉम्बे हाई कोर्ट ने। सो आंसर है महाराष्ट्र। बॉम्बे हाई कोर्ट ने निर्णय लिया कि जो विजय माल्या का प्राइवेट एयरक्राफ्ट है उसको दोबारा उसकी नीलामी की जाएगी। और विजय माल्या आप जानते हैं ये भाग गए हैं, इनकी जो कंपनी है वो बहुत ज़्यादा कर्जे में है। इनका और जो सहारा के चेयरमैन सुब्रतो रॉय, उनका लगभग एक जैसा हाल है। सितंबर के महीने में जो इन्फ्लेशन है वो इससे जो पिछले महीने हैं उनसे कम हुई। जैसे जो अगस्त है उसमें 3.74% थी। जो होलसेल प्राइसेस के अंदर जो राइज है वो 3.74 था, और अभी सितंबर के महीने में थोड़ा कम हुआ, लेकिन कितना, इन्फ्लेशन कितना रहा? इसकी वैल्यू थी 3.57%। 3.57%। स्मृति ईरानी, इन्होंने इंडिया इंटरनेशनल सिल्क फेयर, जो सिल्क होता है, इंडिया इंटरनेशनल सिल्क फेयर, ये कौन से शहर में इनॉग्रेट किया? आप जानते हैं स्मृति ईरानी कपड़ा मंत्री हैं, अभी टेक्सटाइल मिनिस्टर, पहले मानव संसाधन विकास मंत्री थी।
इन्होंने ये लॉन्च किया नई दिल्ली के अंदर, न्यू दिल्ली। याद रखिए, भारत दुनिया में दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है सिल्क का पूरी दुनिया में। कि हमारी केंद्र सरकार ने पोस्टल नेटवर्क को यूज करने का निर्णय लिया है किस चीज के वितरण के लिए, किस चीज को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। यानी भारत का जो डाक डिपार्टमेंट है इंडिया पोस्ट, वो अब किस चीज को डिस्ट्रीब्यूट करेगा। ये डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा दालों का, पल्सेस का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये डिसीजन लिया हमारी इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी ऑन प्राइस ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज ने, और इसको हेड किया हमारे यूनियन कंज्यूमर्स अफेयर सेक्रेटरी ने, मिस्टर हेम पांडे। ये मीटिंग हुई नई दिल्ली में, उसमें फैसला लिया गया कि दालों का वितरण अब पोस्टल नेटवर्क द्वारा किया जाएगा। इनमें से कौन सा राज्य है जो कुमार पूर्णिमा फेस्टिवल मनाता है? कुमार पूर्णिमा फेस्टिवल ये मनाया जाता है ओडिशा द्वारा। इस फेस्टिवल के अंदर जो अनमैरिड गर्ल्स हैं, ये नए कपड़े पहनती हैं और ये पूजा करती हैं सूरज की और चांद की, जिससे इन्हें एक अच्छा जो युवक है वो विवाह के लिए मिल सके। तो आंसर है ओडिशा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के हिसाब से, WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के हिसाब से दुनिया का सबसे सेफ कंट्री कौन सा है? दुनिया का सबसे सुरक्षित कंट्री कौन सा है? ये कंट्री है फिनलैंड, दुनिया का सबसे सेफ। और दूसरा सबसे सेफ है कतर, एंड तीसरा सबसे सेफ है संयुक्त अरब अमीरात यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो पहले पे फिनलैंड, दूसरे पे कतर, तीसरे पे संयुक्त अरब अमीरात। अब आपके लिए एक सवाल, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हेडक्वार्टर कहां पर है? यह है आज का तीसरा सवाल। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हेडक्वार्टर कहां पर है? भारत ने KA-226T हेलीकॉप्टर को बनाने का जो एग्रीमेंट है वो कौन से देश के साथ साइन किया है? कौन सा देश मिलके ये भारत के साथ हेलीकॉप्टर बनाएगा? इसको हम बोलते हैं कामोव 226T। तो ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, इसका आंसर है रशिया। रशिया। इनमें से भारत का कौन सा सरकारी बैंक है जिसने PV सिंधु, जिन्होंने ओलंपिक्स में सिल्वर मेडल जीता बैडमिंटन में, और के श्रीकांत, इन दोनों को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? कौन से भारत के सरकारी बैंक के ब्रांड एम्बेसडर होंगे? PV सिंधु और के श्रीकांत, दोनों ही बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, और ये होंगे बैंक ऑफ बड़ौदा के, बैंक ऑफ बड़ौदा, जो कि वडोदरा का बैंक है गुजरात का। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मार्क वेबर ने अभी अभी रिटायरमेंट ले लिया। आपको बताना है मार्क वेबर कौन से खेल से एसोसिएटेड है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मार्क वेबर एक बहुत ही मशहूर फॉर्मूला 1 रेसर है। फॉर्मूला 1 रेसर, वर्ल्ड एंड्योरेंस चैंपियनशिप के विनर भी हैं 2015 के अंदर। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इनमें से कौन से मलयाली राइटर हैं जो मलयाली भाषा में लिखते हैं? केरल की भाषा है मलयाली, जिनको अभी अभी मातृभूमि लिटरेरी अवार्ड मिला है, साहित्य के लिए सम्मान मिला है, मातृभूमि साहित्य सम्मान 2016 मलयाली राइटर को मिला है। इनका नाम क्या है? इनका नाम है सी राधाकृष्णन। ये फिल्म डायरेक्टर भी हैं। ब्रिक्स समिट अभी अभी खत्म हुई, आप जानते हैं, गोवा में। इसका थीम क्या था? सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ब्रिक्स समिट का थीम क्या था ये आपको बताना है। इस बार इसका थीम था बिल्डिंग रेस्पॉन्सिव, इंक्लूसिव एंड कलेक्टिव सॉल्यूशंस। ब्रिक्स समिट उतनी सक्सेसफुल नहीं हो पाई जितना सोचा था। इस पे आप मेरा वीडियो बिल्कुल देखना ना भूलें। इनमें से कौन सा देश है, ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार रिपीट हो चुका है, इंटरनेशनल डे फॉर द इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी, गरीबी मिटाने के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस है वो किस दिन मनाया जाता है? और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसे संयुक्त राष्ट्र संघ खुद मनाता है, UN मनाता है, और ये 1993 से हम मनाते आ रहे हैं 17 अक्टूबर को हर साल। सो आंसर है 17 अक्टूबर। अगला सवाल, इनमें से किस देश के साथ भारत ने एक एग्रीमेंट साइन किया है? ये दोनों देश एक दूसरे के साथ जल संसाधनों में आपसी सहयोग करेंगे। इसके इतना ही नहीं, वर्ल्ड अफेयर, जो भारत की काउंसिल है, इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर, और इस देश की जो काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर है, ये भी आपस में सहयोग करेंगे। ये देश है हंगरी। तो आपको जो क्वेश्चन आएगा वो इस पे ज़्यादा आ सकता है, वाटर रिसोर्सेज के लिए कॉपरेशन के लिए भारत ने किस देश के साथ एक एग्रीमेंट किया है? भारत के कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने अभी ताइपी ओपन जीता है? ताइवान की राजधानी ताइपी ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट भारत के किस खिलाड़ी ने जीता है? मैं एकल खिताब की बात कर रहा हूं। यह जीता है सौरभ वर्मा ने। सौरभ वर्मा, 16 अक्टूबर को इन्होंने ये जीता। इसमें इन्हें $55,000 का प्राइज भी मिला। इनमें से कौन सी कंपनी है जिसने भारत की पहली इलेक्ट्रिक बस लॉन्च की है? भारत की खुद की बनाई हुई बिजली से चलने वाली बस, ये लॉन्च कौन सी भारत की कंपनी ने की है? ये कंपनी है अशोक लेलैंड। अशोक लेलैंड। इनमें से भारत की
किस खिलाड़ी को या भारत के किस खिलाड़ी को इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने अपने एथलीट्स कमीशन का मेंबर नियुक्त किया है? बहुत ही रेयर ये ऑनर है कि भारत के किसी खिलाड़ी को इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के एथलीट्स कमीशन का मेंबर नियुक्त किया गया है। ये है भारत की बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल। साइना नेहवाल। इनमें से कौन से एक्टर हैं जिन्हें 44th चैपलिन अवार्ड दिया जाएगा 2016 के लिए फिल्म सोसाइटी ऑफ लिंकन सेंटर द्वारा? कौन से एक्टर हैं जिन्हें 44th चैपलिन अवार्ड मिलेगा? ये अवार्ड मिलेगा रॉबर्ट डी नीरो को। रॉबर्ट डी नीरो। दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत ने अपना न्यूक्लियर ट्रायड ये कंप्लीट किया। कौन सी चीज को खरीदकर या कौन सी चीज को अपनी मिलिट्री में शुमार करके भारत ने अपना न्यूक्लियर ट्रायड कंप्लीट किया? इसका नाम क्या है? इसका नाम है आईएनएस अरिहंत। आईएनएस अरिहंत। और याद रखिए आईएनएस अरिहंत भारत का खुद का बनाया हुआ है, यानी इट इज इंडिजिनस। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कीगेली नादिन दुर्वा। कीगेली नादिन दुर्वा, इनका भी अभी देहांत हो गया। आपको बताना है ये कौन से देश के राजा थे। ये कौन से देश के राजा थे? ये थे रुआंडा के राजा। रुआंडा के राजा। एक आपके लिए आज का चौथा सवाल, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। इन चारों में से कौन सा ऐसा देश है जिसके राजा का देहांत हुआ है? रुआंडा के अलावा कौन सा ऐसा देश है इन तीनों में से जिसके राजा का भी अभी देहांत हुआ है और उस राजा का नाम भी आपको लिखना है? तो ये है आज का चौथा सवाल। शेंजो 11 नाम का एक स्पेसक्राफ्ट है, ये अभी अभी कौन से देश ने सक्सेसफुली लॉन्च किया है? शेंजाओ 11। ये इसका जो कैरियर है वो है लॉन्ग मार्च। और एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है इस बार 2 बार इस साल कि लॉन्ग मार्च कौन से देश का एक रॉकेट कैरियर है? तो ये है चाइना का रॉकेट कैरियर। और आंसर है शेंजाओ 11 है चाइना का स्पेसक्राफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से बॉलीवुड की कौन सी एक्ट्रेस हैं जिन्हें अभी अभी ईटी पनाश ट्रेंडसेटर अवार्ड मिला है? पनाश का मतलब होता है कॉन्फिडेंस, स्टाइल। पनाश ट्रेंडसेटर अवार्ड वैसे बहुत सारे लोगों को मिला है, लेकिन एक्ट्रेस एक ही है जिन्हें मिला है। ये एक्ट्रेस हैं सोनम कपूर। इसके अलावा जो पेटीएम के फाउंडर हैं विजय शेखर शर्मा, उन्हें भी मिला है। मिस दीपा कर्माकर को मिला है जो जिमनास्ट हैं। देवेंद्र झाझरिया को मिला है जिन्होंने पैरा ओलंपिक्स में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। अनन्या बिरला को मिला है। तो बहुत सारे लोगों को मिला है, लेकिन एक्ट्रेस में एक को मिला है, सोनम कपूर को। 2017 का इंडियन साइंस कांग्रेस कौन से राज्य में आयोजित किया जाएगा? इंडिया साइंस कांग्रेस, ये 104वां इंडियन साइंस कांग्रेस होगा और यह आयोजित किया जाएगा श्री वेंकटेश्वर सोसाइटी, श्री वेंकटेश्वर यूनिवर्सिटी द्वारा तिरुपति, आंध्र प्रदेश में। 3 से 7 जनवरी 2017 को यह होगा। इनमें से कौन से देश की क्रिकेट टीम है जो दुनिया की पहली टीम बनी जिसने 900 वनडे मैच खेले हैं? दुनिया की पहली ऐसी कौन सी टीम है जिसने 900 वनडे मैच खेले हैं क्रिकेट के? तो ये फीट अचीव किया भारत की क्रिकेट टीम ने। भारत की क्रिकेट टीम पहली टीम बनी जिसने 900 वनडे मैच खेले हैं, यानी भारत ने आज तक सबसे ज़्यादा वनडे मैच खेले हैं। अपना पहला भारत ने वनडे मैच खेला था 1974 में, और सबसे पहला वनडे मैच 2 देशों के बीच में हुआ था, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड। और पहला जो टेस्ट मैच हुआ था वो भी हुआ था ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड में। भारत के कौन से खिलाड़ी हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है अभी अभी ताफीसा वर्ल्ड गेम्स जो इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता के अंदर हुए? ये ग्रैपलर है। ग्रैपलर मतलब रेसलर है ये। इनका नाम क्या है? इनका नाम है मिस्टर डालमिया। मिस्टर डालमिया। इन्होंने फाइनल में जो अजरबैजान है देश, उसके मोहम्मद सहान को हराया फाइनल के अंदर। तो ये भारत के ग्रैपलर हैं डालमिया। भारत के किस शहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेशनल SC/ST हब लॉन्च किया? ये जो माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज हैं, लघु और जो मध्य लेवल के जो उद्योग हैं, उनके लिए लॉन्च किया गया। इसी के साथ साथ एक जीरो इफेक्ट ऑन एनवायरनमेंट स्कीम भी लॉन्च किया गया। ये दोनों एक ही शहर के अंदर लॉन्च किया गया। आपको बताना है इस शहर का नाम क्या है। तो ये नेशनल SC/ST हब, ये एक हॉट क्वेश्चन है। ये बनेगा पंजाब के लुधियाना डिस्ट्रिक्ट में, लुधियाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा राज्य है जिसने बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन शुरू करने का निर्णय लिया फूड ग्रेन्स को रिसीव करने के लिए नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत? नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत इस राज्य में जो
जो अनाज का वितरण होगा उसमें बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन किया जाएगा। तो कौन से राज्य ने यह निर्णय लिया? जनवरी 2017 से यह लागू किया जाएगा। यह निर्णय लिया भारत में उड़ीसा ने, उड़ीसा। इनमें से किस व्यक्ति को वी कृष्णमूर्ति अवार्ड मिला है सेंटर फॉर ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट के अंदर एक्सीलेंस के लिए, यानी कि जो मैनेजमेंट है उसमें एक्सीलेंस के लिए इन्हें यह अवार्ड दिया गया। इनका नाम है R.A. मशलेकर, R.A. मशेलकर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये जो CSIR है उसके डायरेक्टर जनरल भी रह चुके हैं। इन्हें यह अवार्ड दिया, हैदराबाद में स्थित है सेंटर फॉर ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट। इनमें से कौन से राज्य ने फार्म टूरिज्म नाम की एक स्कीम स्टार्ट की है? इसके अंदर वो लोग जिन्होंने अपने फार्म हाउसेज को रजिस्टर करवाया हुआ है वहां पर वो टूरिज्म पर्यटन शुरू कर सकते हैं। इससे जो रूरल टूरिज्म है उसे बूस्ट मिलेगा, गांव के अंदर जो पर्यटन है उसे प्रोत्साहन मिलेगा। तो आपको बताना है ये कौन से राज्य ने शुरू किया है। ये शुरू किया है हरियाणा ने, हरियाणा गवर्नमेंट ने। नेशनल समिट ऑन फोर्टिफिकेशन ऑफ फूड, ये भारत के कौन से शहर में इनॉग्रेट की गई, लॉन्च की गई? नेशनल समिट हुई फोर्टिफिकेशन ऑफ फूड से रिलेटेड। इसका जो उद्घाटन हुआ वो भारत के किस शहर में हुआ? ये हुआ नई दिल्ली के अंदर। और इसमें इस बारे में चर्चा हुई कि हम कुपोषण यानी मेल न्यूट्रिशन से किस तरह निपट सकते हैं। इस समिट को होस्ट किया FSSAI ने। FSSAI क्या होता है? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसको बोलते हैं FSSAI। इतना ही नहीं, इसको जो हमारी सेंट्रल मिनिस्ट्री है उसने भी को होस्ट किया। सो आंसर है न्यू दिल्ली। भारत का पहला नेशनल ट्राइबल कार्निवल जो आदिवासी समुदाय पे आयोजित है, नेशनल ट्राइबल कार्निवल भारत के कौन से शहर में आयोजित किया जाएगा 25 अक्टूबर को? यह आयोजित किया जाएगा दिल्ली के अंदर, दिल्ली के अंदर। और इसमें जो हमारे जो आदिवासी समुदाय के लोग हैं, जो ट्राइबल हैं, उन्हें मेन स्ट्रीम में कैसे लाना है, उन्हें मुख्य धारा से कैसे जोड़ना है, इस पर चर्चा की जाएगी। इनमें से किस व्यक्ति को राजदूत, भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है, अपॉइंट किया गया है संयुक्त राष्ट्र संघ की कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्मामेंट के लिए? कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्मामेंट का मतलब होता है संयुक्त राष्ट्र संघ की वो शाखा जो देशों को हथियार बनाने से रोकने के लिए काम करती है, उसको बोलते हैं कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्मामेंट। सो इसके लिए भारत के राजदूत कौन होंगे? भारत के राजदूत होंगे अमनदीप सिंह गिल। ये IFS ऑफिसर है 1992 बैच के। और जो यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्मामेंट है, ये है, इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर। इनमें से एक किताब लिखी गई है अभी अभी जिसका नाम है जिन्ना ऑफन केम टू आवर हाउस। जिन्ना ऑफन केम टू आवर हाउस, जिन्ना कभी कभी हमारे घर आया करते थे। इस किताब के रचिता लेखक कौन है? इस किताब को लिखा है किरण दोशी ने, किरण दोशी। और यह किताब बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके लिए इन्हें हिंदू प्राइज 2016 के लिए भी नॉमिनेट किया गया है। और ये मोहम्मद अली जिन्ना जो हैं, इन्हें पाकिस्तान का फाउंडर कहा जाता है, उनके जीवन पर कुछ प्रकाश डालती है। वर्ल्ड बैंक बांग्लादेश को कुपोषण यानी मेल न्यूट्रिशन से निपटने के लिए कितना लोन प्रोवाइड करेगा? वर्ल्ड बैंक बांग्लादेश को कितना लोन प्रोवाइड करेगा? बांग्लादेश में इस वक्त पैसा बहुत ज्यादा आ रहा है। अभी अभी चाइना ने $26 बिलियन बांग्लादेश में इन्वेस्ट करने का निर्णय लिया है। एक दिन पहले, ब्रिक्स समिट के पहले, चाइना के जो राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग, वो बांग्लादेश गए और उन्होंने कहा कि $26 बिलियन हम आपके देश में इन्वेस्ट करेंगे। और बांग्लादेश में वर्ल्ड बैंक भी इसको लोन दे रहा है। तो कितना लोन दे रहा है? वर्ल्ड बैंक इसे देगा $1 बिलियन का लोन। $1 बिलियन का लोन। एक्चुअली लोन नहीं है, ये एड है यानी सहायता है। ये $1 बिलियन अगले 3 साल के अंदर देगा कुपोषण से निपटने के लिए। अगला सवाल, किगाली एग्रीमेंट का संबंध किससे है? किगाली एग्रीमेंट एक प्रोटोकॉल साइन हुआ था जिसमें हमने ये डिसाइड किया था जो हमारी ओजोन लेयर है, जो इसमें होल हो जाता है, इसमें छेद हो जाते हैं, जिससे हमारी पूरी सृष्टि, पूरा प्लेनेट खतरे में आ जाता है। ओजोन में होल कौन करता है? एरोसोल्स करते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स करते हैं, ग्रीन हाउस गैसेस करती हैं। तो हमें ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करना है, इसके लिए एक प्रोटोकॉल साइन किया था देशों ने मिलकर। उसमें थोड़ा सा चेंज किया गया है, थोड़ा सा उसमें अमेंडमेंट किया गया है, संशोधन किया गया है। इसको बोलते हैं किगाली एग्रीमेंट। 170 देशों ने मिलकर इसे साइन किया है। आपको बताना है किस इसका संबंध, किगाली एग्रीमेंट का संबंध किस चीज से है? इसका संबंध है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। इनमें से किस देश के साथ भारत ने एक सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन के लिए एग्रीमेंट किया है? सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन, ये जो भारत का बॉर्डर है उस पे ये देश हमारी सहायता करेगा, कॉपरेशन करेगा सिक्योरिटी के अंदर। तो ये आपको बताना है बॉर्डर एरिया पे ये भारत का कौन सा पड़ोसी मुल्क है?
ये है म्यांमार। म्यांमार। इलेक्शन कमीशन ने पहला इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस आयोजित किया जो कि वोटर एजुकेशन के ऊपर था। ये पहला इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस था जो भारत के इलेक्शन कमीशन द्वारा आयोजित किया गया। आपको बताना है ये कहां पर आयोजित किया गया। ये आयोजित कहां किया गया? ये आयोजित किया गया नई दिल्ली के अंदर। वोटर एजुकेशन इसका थीम था और हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं नसीम अहमद जईदी, डॉक्टर नसीम अहमद जईदी। इनमें से कौन सा देश है जो 2 बिलियन यूएस डॉलर वर्ल्ड बैंक के द्वारा उसे दिए जाएंगे जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए? वर्ल्ड बैंक 2 बिलियन डॉलर किसे देश को देगा जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए? ये देश है फिर से बांग्लादेश। बांग्लादेश। और ये अनाउंसमेंट किया वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट ने, जिनका नाम है जिम योंग किम। जिम योंग किम। सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इनमें से कौन सा ऐसा देश है जिन्होंने अपने एक युवराज को फांसी दे दी, उनको एग्जीक्यूट कर दिया किसी दूसरे आदमी की हत्या के लिए? इनके देश में एक प्रिंस है जिनका नाम है सौद अल कबीर। उनकी किसी व्यक्ति से लड़ाई हुई और लड़ाई के दौरान प्रिंस ने उस आदमी को मार डाला और इसकी सजा इन्हें मिली कि इन्हें सजाए मौत सुना दी गई। ये देश है सऊदी अरेबिया और सऊदी अरेबिया की राजधानी है रियाद। इनमें से कौन व्यक्ति हैं जिन्होंने एक नई पॉलिटिकल पार्टी बनाई है जिनका नाम है पीपल्स रिसर्जेंस एंड जस्टिस अलायंस यानी पीआरजीए? सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनका नाम है इरोम शर्मिला। बहुत लंबे समय से ये उपवास पर थी, खाना नहीं खा रही थी। आपके लिए आज का 5वां सवाल, इरोम शर्मिला कितने सालों से उपवास पर थी? कितने साल उपवास रखा इरोम शर्मिला ने आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट के अगेंस्ट? ये आपका है आज का 5वां क्वेश्चन। और छठा क्वेश्चन आज का ये है, इरोम शर्मिला कौन से राज्य की हैं? इनमें से किस व्यक्ति को नॉर्थ जोन ऑफ यूरोलॉजी सोसाइटी ऑफ इंडिया का प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया है? नॉर्थ जोन ऑफ यूरोलॉजी सोसाइटी ऑफ इंडिया का प्रेसिडेंट, यूरोलॉजी होता है जो भी हमारी यूरिनरी ट्रैक्ट से रिलेटेड जो रोग होते हैं उनको जो सोसाइटी देखती है वो है यूरोलॉजी सोसाइटी। यूरोलॉजी इज द स्टडी ऑफ आवर यूरिनरी सिस्टम। तो जो मशहूर यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर सत्यप्रकाश यादव होंगे यूरोलॉजी सोसाइटी नॉर्थ जोन के प्रेसिडेंट। इनमें से किस खिलाड़ी को हरियाणा पुलिस ने अपना डीएसपी अपॉइंट किया है, नियुक्त किया है? डीएसपी। तो डीएसपी होंगी गीता फोगट। गीता फोगट, इनके जो फादर हैं महावीर फोगट, और इन पे एक पिक्चर भी बन रही है दंगल, इन्हीं के जीवन पे है। गीता फोगट, इनकी बहन भी बहुत अच्छा रेसलिंग करती हैं, बबीता कुमारी ओलंपिक्स में भी गई थी। गीता फोगट भी ओलंपिक्स में जा चुकी हैं। हालांकि अभी इन्होंने ओलंपिक्स मेडल नहीं जीते हैं दोनों बहनों ने, लेकिन कॉमनवेल्थ गोल्ड मेडलिस्ट हैं, बहुत सारे गोल्ड मेडल इन्होंने जीते हैं। इनकी जीवन पे आधारित है पिक्चर दंगल, जिसमें आमिर खान अभिनय कर रहे हैं। तो ये पिक्चर का जो ट्रेलर है ये भी कल रिलीज़ किया गया और ये आने वाले समय में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस पर आएंगे। इनमें से कौन सी ऑयल और गैस कंपनी है जिसे लाइसेंस मिल गया है भारत में 3500 पेट्रोल पंप खोलने का? भारत में कौन सी कंपनी है इनमें से जो 3500 पेट्रोल पंप खोलेगी? ये कंपनी है बीपी। ये यूरोप की तीसरी सबसे बड़ी तेल की कंपनी है और ये भारत में खोलेगी 3500 पेट्रोल पंप। ये 10वीं कंपनी है जो भारत के अंदर फ्यूल सेगमेंट के अंदर आएगी। इसको लाइसेंस दिया गया 14 अक्टूबर को और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंपनी का नाम है बीपी। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, जिसे बोलते हैं IUCN, इन्होंने इनमें से कौन से जानवर को क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज घोषित किया है? क्रिटिकली एंडेंजर्ड मतलब यह है कि यह जानवर लुप्त होने के कगार पर है, इसका इतना ज्यादा हंटिंग किया जा रहा है या जलवायु परिवर्तन के कारण यह खत्म होता जा रहा है, इसीलिए यह क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। यह जानवर कौन सा है? ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं इस तरह के, ये साइंस की कैटेगरी में आते हैं। और यह जानवर है कश्मीरी रेड स्टैग। कश्मीरी रेड स्टैग, सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक रीसेंट रिसर्च के हिसाब से, एक नए अनुसंधान के हिसाब से, इनमें से कौन से स्तनधारी जीव यानी मैमल का दूध, उसमें एक ऐसा एंटी माइक्रोबियल कंपाउंड होता है जिससे कई सारे ड्रग रेजिस्टेंट सुपर बग मारे जा सकते हैं। मैं सवाल को रिपीट करता हूं, समझाता हूं आपको।
एक ऐसा जानवर है जिसके दूध में, देखिए एक खास तरह के जानवर होते हैं जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, हम भी उसी कैटेगरी में आते हैं क्योंकि हम भी, मानव जाति भी अपने बच्चों को दूध पिलाती है। इनको बोलते हैं स्तनधारी जीव यानी मैमल्स। मैमल्स के अंदर दो ऐसी चीजें होती हैं जो किसी और जानवर में नहीं होती। एक तो होते हैं स्तन यानी कि ब्रेस्ट होती हैं, और दूसरा इनके अंदर यानी मेमरी ग्लैंड्स होते हैं, और दूसरा हेयर होते हैं। तो मेमरी ग्लैंड्स और हेयर ये किसी और जानवर में नहीं होते। और इनमें से एक जानवर ऐसा है जिसके दूध के अंदर एक ऐसा केमिकल मिलता है जिससे कई सारे ऐसे छोटे सूक्ष्म जीव हैं जिन्हें मारा जा सकता है, सुपर बग हैं जिन्हें मारा जा सकता है, जिन पे ड्रग्स तक काम नहीं करते। तो ये एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन है, ये भी उसी कैटेगरी के अंदर आएगा। ये है तस्मेनियन डेविल। तस्मेनियन डेविल, तस्मानिया वैसे ऑस्ट्रेलिया का एक हिस्सा है, तस्मानिया जिसे कहा जाता है, तो तस्मानियन डेविल इज द आंसर। नरेंद्र मोदी जी ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 3 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट उनका उद्घाटन किया। इनकी जो क्षमता है वो है 1752 मेगावाट कैपेसिटी के, और ये हिमाचल प्रदेश के अंदर लगाए जाएंगे। आपको बताना है ये 3 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हैं, इनमें कौन सा वो नहीं है, यानी 3 है, चौथा कौन सा नहीं है। तो आंसर है पार्वती हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट तो है, यस पार्वती। रामपुर प्रोजेक्ट भी है, कोल डैम प्रोजेक्ट भी है, तो बायरा सियोल इज द आंसर। बायरा सियोल इनमें नहीं है, और इनकी जो क्षमता है वो है 1732। अलग अलग कैपेसिटी है सबकी। जो कोलधाम वाला है वो 4x200 है, जो पर्वती वाला है वो 4x130 है, और जो रामपुर वाला है वो 6x68 है। तो आंसर है बायरा सियोल। इनमें से अगला ब्रिक्स समिट यानी 9th ब्रिक्स समिट कहां पर होगा? भारत के अंदर अभी अभी हुआ है वो 8th ब्रिक्स समिट था जो गोवा में हुआ है। 9th ब्रिक्स समिट कहां पे होगा? ये होगा चाइना में। चाइना में होगा, परसों अनाउंस हुआ है। चाइना में कहां पे होगा? तो ये भी आ सकता है, जियामिन के अंदर होगा, जियामिन। टेंटेटिव डेट सितंबर 2017 है। अभी अभी ये किताब लिखी गई जिसका नाम है द लेजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद। इस किताब को किसने लिखा है? द लेजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद। इस किताब को लिखा है मशहूर एक्ट्रेस ट्विंकल खन्ना ने। ट्विंकल खन्ना ने लिखी है ये किताब जिसका नाम है द लेजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद। इनमें से कौन से शहर में 10वां इंडिया यूएस, भारत और अमेरिका का ट्रेड पॉलिसी फोरम यानी जो व्यापार की नीतियां बनाएगा वो फोरम आयोजित किया गया? ये 10वां ऐसा फोरम था दोनों देशों के बीच में, ये आयोजित किया गया नई दिल्ली के अंदर। इनमें से किस देश का कैबिनेट है, कौन से मध्य पूर्व यानी मिडल ईस्ट कंट्री का कैबिनेट है जिसने रिजाइन कर दिया है? ये कुवैत का कैबिनेट है जिसने रिजाइन कर दिया है, और वहां का जो पार्लियामेंट है वो डिसॉल्व हो गया है, वहां की जो संसद है वो डिसॉल्व हो गई है। तो ये आपको याद रखना है, इसकी वजह से वहां पे अब इलेक्शन होंगे। इनमें से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है जिसे बेस्ट एयरपोर्ट इन सदर्न रीजन का अवार्ड मिला है, और 3rd बेस्ट एयरपोर्ट इन इंडिया जिसे एक्नॉलेज किया गया है? कौन सा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है भारत के अंदर जिसे बेस्ट एयरपोर्ट इन साउथ इंडिया सदर्न रीजन, और भारत का 3रा बेस्ट एयरपोर्ट? ये एयरपोर्ट है मैंगलुरु एयरपोर्ट, मैंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो सरकारें हैं देशों की, उन्हें कहा है कि इस फूड आइटम के ऊपर टैक्स लगाया जाए, इसको महंगा किया जाए, ये सेहत के लिए उतनी अच्छी नहीं है। इसलिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि इसके ऊपर कम से कम 20% टैक्स लगाया जाए, इंक्रीज किया जाए इसका प्राइस। ये है शुगरी ड्रिंक्स। शुगरी ड्रिंक्स, शुगरी ड्रिंक्स के ऊपर कम से कम 20% टैक्स लगाया जाए, ऐसा कहा गया है। और ये कहा है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, क्योंकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इस साल डायबिटीज़ के ऊपर ज़्यादा एक्टिव है, तो शुगरी ड्रिंक से डायबिटीज़ होने का खतरा बना रहता है। इनमें से कौन सा काल्पनिक पात्र है, कॉमिक कैरेक्टर है, जिसे संयुक्त राष्ट्र संघ ने गर्ल्स के सशक्तिकरण के लिए राजदूत बनाया है? यूएन गर्ल्स एम्पावरमेंट एम्बेसडर कौन सा कॉमिक का पात्र है, काल्पनिक पात्र है? इसका नाम है वंडर वुमेन। वंडर वुमेन, और वंडर वुमेन के 75 साल अभी पूरे हुए हैं, तो ये जो टाइटल है ये ऑफिशियली अनाउंस किया गया 75th एनिवर्सरी ऑफ वंडर वुमेन के ऊपर। तो ये आपको याद रखना है। और एक सेरेमनी हुई 21 अक्टूबर को यूएन हेडक्वार्टर जो न्यूयॉर्क के अंदर है वहां पर ये घोषणा की गई। इनमें से कितने मेडल भारतीयों ने जीते टिफ्सा वर्ल्ड गेम में जो जकार्ता के अंदर हुए? टिफ्सा वर्ल्ड गेम जो जकार्ता में हुए, भारतीयों ने कितने मेडल जीते ये आपको बताना है। भारत ने जीते 4 मेडल। 4 मेडल जीते, 1 गोल्ड मेडल जीता, और वो 1 गोल्ड मेडल किसने जीता वो मैं आपको बता चुका हूं। वो हमारे जो रेसलर हैं, ग्रैपलर हैं जिनका नाम है डालमिया, उन्होंने जीता 60 किलोग्राम कैटेगरी में गोल्ड मेडल।
और बाकी सिल्वर भी आए। एक खिलाड़ी हैं जिनका नाम है लव सिंह, इन्होंने सिल्वर जीता। तो बस आपसे गोल्ड और सिल्वर वाले का ही नाम पूछेंगे, ब्रॉन्ज वालों का नाम जनरली नहीं पूछेंगे। सो आंसर है 4 मेडल। कितने हमारे नेशनल लेवल के सोफेस्टिकेटेड, आधुनिक, अत्याधुनिक स्पोर्ट्स सेंटर बनाए जाएंगे दिव्यांग एथलीट्स के लिए? जो दिव्यांग एथलीट्स हैं, डिफरेंटली एबल्ड एथलीट हैं, उसके उनके लिए हमारी केंद्र सरकार कितने आधुनिक स्पोर्ट्स सेंटर बनाएगी, नेशनल लेवल सोफेस्टिकेटेड स्पोर्ट्स सेंटर? ये घोषणा अभी अभी की गई है। आंसर है 5 बनाए जाएंगे। ये डिसीजन लिया है यूनियन सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्टर थव्वर चंद गहलोत ने। थव्वर चंद गहलोत हमारे सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्टर है, तो ये भी आपको याद रखना है। वडोदरा के अंदर इन्होंने ये अनाउंसमेंट की। ऑनलाइन ट्रैवल कंपनी जो है मेकमाईट्रिप.com, इसने कौन सी कंपनी को खरीद लिया है? यात्रा को, आईबीबो को, क्लियर ट्रिप को या ओयो को? इन चारों में से कौन सी कंपनी को खरीद लिया है मेक माई ट्रिप ने? ये खरीदा है 1.8 बिलियन में। 1.8 बिलियन मतलब 10,000 करोड़ रुपए में खरीदा है, लगभग 10,000 करोड़ रुपए में खरीदा है। और ये कंपनी है iBibo.com। iBibo.com। इनमें से भारत का कौन सा राज्य है जिसने कौशल्य सेतु इनिशिएटिव लॉन्च किया है? 7.5 लाख ऐसे लोग हैं जिनको रोजगार दिया जाएगा। सेतु की फुल फॉर्म क्या है? सेतु की फुल फॉर्म एग्जाम में आ सकती है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड यूटिलाइजेशन, यानी रोजगार बढ़ाने के लिए जो स्कीम है वो है कौशल्य सेतु इनिशिएटिव। तो सेतु की फुल फॉर्म है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड टैलेंट यूटिलाइजेशन स्कीम। ये लॉन्च की है भारत में महाराष्ट्र की सरकार ने। इनमें से किस व्यक्ति को नॉमिनेट किया गया है इंडिया द्वारा वर्ल्ड बैंक का मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर बनने के लिए? सिर्फ नॉमिनेट किया है, अभी अपॉइंट नहीं हुए हैं, लेकिन किस किस व्यक्ति को भारत की तरफ से नॉमिनेट किया गया है? ये व्यक्ति हैं अरुंधति भट्टाचार्य, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की चेयरमैन। बहुत ही काबिल लेडी हैं और इनकी जो टेन्योर है वो एक्सटेंड कर दी गई। इन्हें रिटायर हो जाना था, लेकिन इनके कौशल को देखते हुए, इनकी प्रतिभा को देखते हुए, इन और एसबीआई मर्जर हो रहा है, तो जब तक एसबीआई मर्जर खत्म नहीं हो जाता ये चेयरमैन बनी रहेंगी। अरुंधति भट्टाचार्य इज द आंसर। अभी अभी इनमें से किस खिलाड़ी ने लिंज ओपन टेनिस टूर्नामेंट जीता है 2016? लिंज ओपन टेनिस टूर्नामेंट स्लोवाकिया की खिलाड़ी हैं, इनका नाम है डोमिनिका सिबुकोवा। डोमिनिका सिबुकोवा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जीता है इन्होंने, तीसरा टाइटल ये डोमिनिका ने जीता है इस सीजन। इनमें से वेस्ट मैनेजमेंट कैंपेन हमारी सरकार ने लॉन्च किया, केंद्र सरकार ने वेस्ट मैनेजमेंट कैंपेन। इसका थीम क्या था इस बार? वेस्ट मैनेजमेंट कैंपेन का थीम इस बार था वेस्ट टू वेल्थ, यानी जो वेस्ट होता है जो उसे वेल्थ में कन्वर्ट किया जाए। और ये थीम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये जो कैंपेन है ये स्टार्ट किया गया है नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन द्वारा, NRLM के अंतर्गत, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, जिससे जो रूरल एरियाज में जो लोग रहते हैं उनकी इनकम में इजाफा किया जा सके। इनमें से कौन सा देश है जिसने यूनेस्को द्वारा दी जाने वाली फंडिंग को विदहोल्ड किया? क्योंकि ये देश इस बात से नाराज है कि जो नैनजिंग हत्याकांड हुआ था उसको किस तरह से यादगार रखा जाता है, उसको किस तरह से याद किया जाता है, इसलिए इसने यूनेस्को फंडिंग को विदहोल्ड किया है। ये देश है जापान। चाइना कहता है कि जापान ने जो नैनजिंग के अंदर 3 लाख लोगों का कत्ल कर दिया 1937 में, लेकिन जापान कहता है ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। और यूनेस्को कहता है कि 1,42,000 एक ट्रिब्यूनल बनाया था जिसने कहा कि 1,42,000 लोगों का कत्ल हुआ था, लेकिन जापान कहता है ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ ही नहीं था। तो इसलिए यूनेस्को की जो फंडिंग है उसे विदहोल्ड किया है जापान ने। इनमें से एक ऑनलाइन बेबी केयर स्टोर है जो महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी का है। ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट है, ई कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स वेबसाइट है, जिसका नाम है बेबी ओए, जहाँ पे बच्चों के उत्पाद बिकते हैं। अब आपको बताना है इस बेबी ओए को एक और बच्चों के प्रोडक्ट्स की कंपनी ने खरीद लिया है, उसका क्या नाम है? महिंद्रा एंड महिंद्रा की कंपनी बेबी ओए को एक और बच्चों के प्रोडक्ट बेचने वाली वेबसाइट ने खरीद लिया है, उसका नाम है फर्स्ट क्राई। 361 करोड़ रुपए में यह खरीदा है, फर्स्ट क्राई ने खरीदा है बेबी ओए को। भारतीय जल सेना ने, इंडियन नेवी ने इनमें से कौन सा जहाज कमीशन किया है? ये एक वाटर जेट फास्ट अटैक क्राफ्ट है जिसको बोलते हैं WJFAC, वाटर जेट फास्ट अटैक क्राफ्ट। ये जो इंडियन नेवी ने कमीशन किया है इसका नाम क्या है? इसका नाम रखा है INS तिहायु। INS तिहायु। भारत के कौन से इंस्टीट्यूट के साइंटिस्ट ने
पानी से बिजली बनाने का एक तरीका निकाला है, इसमें कोई ऊर्जा खर्च नहीं होगी, पानी से बिजली बनाई जाएगी। कौन से भारत के इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने ये डिस्कवरी की है? ये की है नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी ने। नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी, ये जो टीम थी साइंटिस्ट की, इसको लीड किया, इसकी अध्यक्षता की डॉक्टर R.K. कोटनल ने। और नेशनल फिजिक्स लेबोरेटरी कहाँ पे है? ये है दिल्ली के अंदर। इनमें से किस व्यक्ति को संयुक्त अरब अमीरात यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जिसकी राजधानी है आबू धाबी, वहां के लिए भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? भारत के राजदूत कौन होंगे यूएई के लिए? इनका नाम है नवदीप सूरी। ये वही नवदीप सूरी हैं इससे पहले जो भारत के हाई कमिश्नर थे ऑस्ट्रेलिया में। तो अब ये होंगे नवदीप सूरी भारत के राजदूत यूएई में। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी आईसीसी ने डिसाइड किया है कि वो पहला वुमेन्स वर्ल्ड T20 इवेंट ऑर्गेनाइज करेगा। कौन से साल के अंदर? जो मेंस हैं उनके तो वर्ल्ड T20 इवेंट होते रहते हैं, लेकिन महिलाओं के लिए भी अब 2020 वर्ल्ड T20 इवेंट होगा। ये पहला होगा, आज से पहले नहीं हुआ है। कौन से साल में होगा ये? इसके लिए जो ईयर रखा आईसीसी ने वो है 2020। 2020। इनमें से किस व्यक्ति को भारत का राजदूत बनाया गया है स्टेट ऑफ एरिट्रिया के लिए? स्टेट ऑफ एरिट्रिया के लिए भारत के राजदूत कौन होंगे? स्टेट ऑफ एरिट्रिया में भारत के राजदूत होंगे मिस्टर अमृत लुगुन। मिस्टर अमृत लुगुन अभी सूडान के अंदर भारत के राजदूत हैं, और हालांकि इनका निवास स्थान सूडान की राजधानी खार्तूम में ही रहेगा, लेकिन ये राजदूत बदल जाएंगे, ये होंगे अब एरिट्रिया के राजदूत। इनमें से कौन सा देश है जिन्होंने हाथियों के लिए अपना पहला सेंचुरी खोला है, पहला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी खोला है? इनमें से किस देश ने? लैटिन अमेरिकन कंट्री है यानी साउथ अमेरिकन कंट्री है, हाथियों के लिए अपना पहला सेंचुरी खोला है। ये देश है ब्राजील। ब्राजील, जिसके जो हेड ऑफ स्टेट हैं, इनके राष्ट्रपति अभी अभी भारत आए थे, मिशेल टमेर, ब्रिक्स समिट के लिए। इनमें से कौन सा एकमात्र भारतीय शहर है जिसे ग्लोबल पावर सिटी इंडेक्स में, जिसका नाम आया 39 पोजीशन के ऊपर ये शहर आया? कौन सा शहर है भारत का? ये शहर है मुंबई। ग्लोबल पावर सिटी इंडेक्स में ये 39 नंबर पे रहा। दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। इनमें से किस खिलाड़ी को 2016 का इंटरनेशनल गोल्डन फुट अवार्ड मिला है? गोल्डन फुट अवार्ड ये मिला है इटली के मशहूर गोलकीपर जिएनलुइजी बफोन को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अवार्ड एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर, जिएनलुइजी बफोन। इनमें से कौन सी कंपनी ने सस्टेनेबल मैन्युफैक्चरिंग अवार्ड जीता? मेक इन इंडिया जो अवार्ड हुए 2016 के, उनके अंदर सस्टेनेबल मैन्युफैक्चरिंग अवार्ड कौन सी कंपनी ने जीता? यह अवार्ड दिया गया टाटा स्टील को। टाटा स्टील बहुत समय से वैसे नुकसान में चल रही है, लेकिन ये अब कोशिश कर रहे हैं कि अपना नुकसान कम करें, और ये अवार्ड इन्हें दिल्ली के अंदर दिया गया 19 अक्टूबर को। एक और सवाल है, इनमें से कौन सी कंपनी ने एक पहला ह्यूमन लाइक स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम डिवाइस किया है? ये पहला ह्यूमन लाइक स्पीच यानी आवाज को पहचानने के लिए, जो मानवों की आवाज है उसे पहचानने के लिए एक ह्यूमन लाइक स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम है। ये कौन सी कंपनी ने बनाया है? ये बनाया है माइक्रोसॉफ्ट ने। माइक्रोसॉफ्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर ये निर्मित है। इनमें से कौन सी टीम है जिसने वर्ल्ड रेलवे शूटिंग चैंपियनशिप कप जीता? वर्ल्ड रेलवे शूटिंग चैंपियनशिप कप इस बार ये जीता इंडियन रेलवेज ने। तो बाकी देशों के जो रेलवेज हैं उन्हें हराया। ये टूर्नामेंट कहाँ पे हुआ था? ये टूर्नामेंट हुआ था फ्रांस के अंदर। ये भी पूछा जा सकता है, और ये पहली बार है कि भारतीय रेलवेज ने ये टूर्नामेंट जीता है। और 2015 में भारतीय रेलवे सेकंड रहा था, लेकिन इस बार इन्होंने फाइनली शूटिंग चैंपियनशिप जीत ली। इनमें से किस व्यक्ति को इंटरनेशनल प्राइज मिला है स्टैटिस्टिक्स के लिए 2016 के लिए? इंटरनेशनल प्राइज इन स्टैटिस्टिक्स 2016 किस व्यक्ति को मिला है? ये हैं मशहूर ब्रिटेन के स्टैटिस्टिशियन डॉक्टर डेविड कॉक्स। डॉक्टर डेविड कॉक्स। आप जानते हैं कि जो भारत में फीफा अंडर 17 फुटबॉल वर्ल्ड कप होगा अगले साल, भारत का कौन सा ऐसा पहला शहर है जिसे ऑफिशियली इस टूर्नामेंट का वेन्यू घोषित किया गया है? ये पहला ऐसा शहर है जिसे ऑफिशियली डिक्लेयर किया गया है कि ये यहां पे मैचेस होंगे। तो ये है केरला का कोची। कोची बिकेम द फर्स्ट इंडियन सिटी टू बी ऑफिशियली डिक्लेयर्ड एज अ वेन्यू फॉर फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप। भारत ने रशिया के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है। रशिया के साथ
कि भारत रशिया से सेकंड क्लास न्यूक्लियर अटैक सबमरीन, सबमरीन होती है पनडुब्बी जो पानी के नीचे रह के न्यूक्लियर अटैक करती है, भारत ने इसे रशिया से किराए पे लिया है, लीज लिया है। आपको बताना है इसका नाम क्या है। भारत ने एग्रीमेंट किया है, रशिया से किराए पर लिया है सेकंड क्लास न्यूक्लियर अटैक सबमरीन। इसका नाम क्या है? इसका नाम है अकुला द्वितीय, अकुला द्वितीय। और ये जो डील हुई है ये $2 बिलियन की हुई है। $2 बिलियन यानी आप इसको आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, 13,400 करोड़। भारत और इनमें से कौन सा देश मिलके अपनी जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहे हैं जिसका नाम है साइनो इंडिया कॉपरेशन 2016? भारत कौन से देश के साथ मिलकर ये एक्सरसाइज कर रहा है? ये देश है चाइना। यस, चाइना। और भारत और ये चाइना की जो आर्मी है ये चाइना के अंदर लद्दाख के अंदर ये एक्सरसाइज कर रही है। इनमें से किस व्यक्ति को सीआईसी यानी चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर उड़ीसा का अपॉइंट किया गया है, नियुक्त किया गया है? इनका नाम क्या है? गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट है इसलिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये है रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट मिस्टर सुनील कुमार मिश्रा। सुनील कुमार मिश्रा। भारत का वो कौन सा राज्य है जिसने अक्टूबर के अंदर 68 इंटरमीडिएट कॉलेजेस की मान्यता रद्द कर दी, उनका एफिलिएशन कैंसिल कर दिया क्योंकि वो अपने रूल्स फॉलो नहीं कर रहे थे, क्राइटेरिया को फॉलो नहीं कर रहे थे, इसलिए 68 इंटरमीडिएट कॉलेजेस की मान्यता वैलिडेशन रद्द कर दी। ये भारत का कौन सा राज्य है जिसने कदम उठाया? ये कदम उठाया नीतीश कुमार ने। सो आंसर है बिहार। Voice.net, ये अभी अभी बहुत न्यूज में आया। ये न्यूज में क्यों आया? क्या है ये Voice.net? क्या ये एक सरकारी वेबसाइट है? क्या ये ग्लोबल नॉलेज नेटवर्क है, कंप्यूटर का वायरस है, या एनआरआई सर्वे है? तो Voice.net है एक सरकार की वेबसाइट। ये पहली ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन वाटर एजुकेशन की जो वेबसाइट है, वाटर एजुकेशन के लिए, यानी कि जो वोटर है उन्हें जागरूक करने के लिए ये वेबसाइट है। इसका नाम है Voice.net। तो ये फर्स्ट एवर ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन वाटर एजुकेशन, इसके लिए इनिशिएटिव है वाटर एजुकेशन फॉर इंक्लूसिव इन्फॉर्म्ड एंड एथिकल पार्टिसिपेशन, यानी इसका शॉर्ट में बोलते हैं वॉइस। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के जो साइंटिस्ट हैं इन्होंने एक जो सीरियल है, अनाज है, उसे आयरन के साथ जोड़ दिया है जिससे जो अनीमिया की दिक्कत है वो कम हो सकेगी। आप जानते हैं अनीमिया खासकर जो महिलाएं उनके अंदर एक बहुत बड़ा मुद्दा है भारत के अंदर। अनीमिया में जो हीमोग्लोबिन है ब्लड में, आरबीसी है, वो कम हो जाते हैं, इस वजह से चक्कर आते हैं। और क्योंकि लेडीज़ के अंदर मेंस्ट्रुएशन होता है, मासिक धर्म होता है, इसलिए उनके अंदर ये ज़्यादा होता है। तो आयरन अगर होगा तो उसे आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया पे एटलीस्ट काबू पाया जा सकेगा। इसलिए डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने इस अनाज में आयरन को जोड़ दिया है। ये अनाज कौन सा है? कौन से अनाज में जोड़ा है? ये अनाज है चावल, राइस। एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, उन्होंने इनमें से कौन कौन से राज्य को यह चेतावनी दी है कि वो गंगा को साफ करने के ऊपर जो फिजूल खर्ची है वो ना करें, और कोई भी अगर एक्शन लेंगे जैसे सीवेज ट्रीटमेंट प्लान या उसको रोकना या फैक्ट्रीज को रोकना या कोई भी ऐसा काम करेंगे तो नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल से पूछ के करें, क्योंकि ये राज्य गंगा सफाई के नाम पर करोड़ों अरबों रुपए वेस्ट कर रहा था। ऐसा कहा नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने। ये राज्य है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। इनमें से अफ्रीका का कौन सा ऐसा शहर या कंट्री है जो पहला ऐसा कंट्री या शहर बना जिसने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से विड्रॉ कर लिया है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को छोड़ दिया है? अफ्रीका के कौन से देश ने? इसका देश का नाम है बुरुंडी। बुरुंडी। इनमें से कौन सी कंपनी है जो अरुणाचल प्रदेश के अंदर 2 पावर प्रोजेक्ट लगाएगी 710 मेगावाट के 2017 के अंदर? कौन सी कंपनी है अरुणाचल प्रदेश में 2017 के अंदर 710 मेगावाट के 2 पावर प्रोजेक्ट लगाएगी? इस कंपनी का नाम है NEEPCO यानी नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। एपीजे अब्दुल कलाम जी के नाम पर एक एपीजे अब्दुल कलाम इग्नाइट अवार्ड दिया जाता है। इस बार ये एक 13 साल के बच्चे को मिला जो छत्तीसगढ़ को बिलोंग करता है। इस बच्चे का नाम क्या है और इस बच्चे को यह अवार्ड क्यों दिया गया? इस बच्चे का नाम है रोशन सोरी। रोशन सोरी। इसको ये अवार्ड इसलिए दिया गया क्योंकि इसने एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया है जिससे वोटर रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के अंदर, इसलिए इसे ये अवार्ड दिया गया। वर्ल्ड बॉक्सिंग ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहां पर है? वर्ल्ड बॉक्सिंग ऑर्गेनाइजेशन। ये न्यूज़ में क्यों आया? क्योंकि जो इंडियन बॉक्सिंग काउंसिल है जो भारत में प्रोफेशनल बॉक्सर्स को लाइसेंस देती है,
उसको अब इंडक्ट कर लिया गया है वर्ल्ड बॉक्सिंग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है पॉन्स के अंदर, पुर्तो रिको के अंदर, पॉन्स इन पुर्तो रिको। मेवा राम गोविंद, इनका अभी निधन हो गया। आपको बताना है ये कौन से देश की एक समाज सेविका थी, वेल नोन गांधीयन एक्टिविस्ट मेवा राम गोविंद। इनका कौन से देश में इनकी नेशनलिटी थी? साउथ अफ्रीका इज द आंसर। 83 वर्षीय थी ये और पूर्व अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी थी ये। अभी अभी 28वां अध्याय अकाउंटेंट्स जनरल कॉन्फ्रेंस भारत के कौन से शहर में आयोजित की गई? ये 28वां अध्याय था अकाउंटेंट्स जनरल कॉन्फ्रेंस का और 2 दिवसीय ये कॉन्फ्रेंस थी। ये आयोजित की गई भारत में नई दिल्ली के अंदर। न्यू दिल्ली इज द आंसर। अभी अभी एक तूफान आया 20 अक्टूबर को, कल ही आया फिलीपींस के अंदर, जिसने भारी तबाही मचाई। इस तूफान का, टाइफून का नाम क्या था? इस टाइफून का नाम, ये फिलीपींस के अंदर आया, इसका नाम था हाइमा। हाइमा। और ये पिछले 3 साल में बहुत सबसे तेज तूफान था जो फिलीपींस में आया है। फिलीपींस के जो हेड ऑफ स्टेट हैं दुतर्ते, इन्होंने कहा कि मैं अमेरिका से रिश्ते में सारे ख़त्म कर रहा हूँ क्योंकि मैं चाइना के साथ जा रहा हूँ। और इन्होंने कहा कि चाइना, रशिया और फिलीपींस ये मिलकर नया वर्ल्ड ऑर्डर डिसाइड करेंगे। तो दुतर्ते अपने कंट्रोवर्शियल बयानों के लिए हमेशा न्यूज़ में बने रहते हैं। इससे पहले इन्होंने कहा था कि मेरे देश में 3 मिलियन 30 लाख ऐसे लोग हैं जो ड्रग्स लेते हैं, मैं सबको मरवा दूंगा। तो बहुत ही एनिमेटेड फिगर है मिस्टर दुतर्ते। एक किताब लिखी गई है जिसका नाम है द आदिवासी विल नॉट डांस, जो आदिवासी हैं वो डांस नहीं करेंगे। इस किताब को किसने लिखा है? अभी अभी इसका विमोचन किया गया और इस किताब को भी हिंदू प्राइज 2016 के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। इस किताब को लिखा है हंस दा सोवेंद्र ने, हंस दा सोवेंद्र। तो ये थे इस हफ्ते के सबसे बेस्ट हाई क्वालिटी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इस वीडियो के दौरान मैंने आपसे 6 क्वेश्चन पूछे। अगर आप अपने आप में कॉन्फिडेंट फील करते हैं तो उसको बताइए। और पिछले जो हफ्ते का वीडियो था 2 अक्टूबर का, 2nd वीक ऑफ अक्टूबर का, उसमें जो इंग्लिश लैंग्वेज के व्यूज़ थे वो हिंदी से कहीं ज़्यादा थे। तो मैं चाहूँगा कि आप हिंदी में अगर चाहते हैं कि मैं वीडियोज़ आप तक लाता रहूँ तो आप इसे शेयर करना ना भूलें। बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना, सिर्फ फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर आप इसको शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप वॉचिंग स्टडी IQ। दिस इज डॉक्टर गौरव गर्ग साइनिंग ऑफ। थैंक यू।